नमस्कार मित्रों। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आप देख रहे हैं मेरे साहित्य के विविध रंग। और अभी तक मैं आपके सामने जो रंग ला चुका हूं उसमें हैं मेरी कविताएं जिनका आपने आनंद लिया। उसके अतिरिक्त मेरे गद्य में लिखे व्यंग्य रचनाएं और हिंदी संबंधी लेखों को भी मैंने विचारात्मक लेखों को भी आपके सामने प्रस्तुत किया। और पिछली कड़ी में मैं लेकर आया था अपने साहित्य का एक बिल्कुल नया रंग, और जैसा मैंने कहा था बहुत कम लेखक इस रंग में रंगते हैं। वह रंग है रेडियो नाटक, और इसे भी धारावाहिक के रूप में 13 कड़ियों के लिखना ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैंने इससे पहले रेडियो के लिए नाटक भी लिखे और रूपांतरण भी किया। महाकवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के महाकाव्य उर्वशी का मैंने रेडियो रूपांतरण किया था जो 1 घंटे के लिए प्रसारित हुआ था। लेकिन एक रेडियो धारावाहिक आधे घंटे की 13 कड़ियाँ लिखना यह मेरे लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। और जब मेरी प्रतिभाशाली पत्नी डॉक्टर सुधा शर्मा की पुस्तक धरोहर को चुना गया, रेडियो रूपांतरण के लिए स्वीकृत किया गया, तब यह कार्य मुझे सौंपा गया और इसको मैंने जब लिखा और बाद में ये पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ और विरासत नाम से यह पुस्तक किताब घर से प्रकाशित हुई है। और यह पुस्तक अभी भी उपलब्ध है www.nationsbook.in पर। यहाँ से ये किताब आप मंगवा सकते हैं। 260 पृष्ठ की किताब है और केवल 180 रुपये में इसका पेपरबैक संस्करण और 300 रुपये में इसका हार्ड बाउंड संस्करण उपलब्ध है। और कई मित्रों ने इसके बारे में जिज्ञासा व्यक्त की थी, इसलिए मैं ये जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। तो पिछली कड़ी में मैंने इस धारावाहिक की पहली कड़ी का आधा हिस्सा पेश किया था, क्योंकि लगभग 28 मिनट की एक कड़ी थी, तो मैंने आधा हिस्सा सुनाया था और बाकी का आधा हिस्सा मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और देखिए रेडियो नाटक किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह ध्वनियों का ध्यान रखना होता है इसमें। और ये रेडियो लिखने में जो भी लोग इच्छुक हैं, विद्यार्थी हों मेरे, वे भी सीख सकते हैं इस तरह के रेडियो नाटक को पढ़ करके, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट आसानी से मिलती नहीं है। ये रेडियो नाटक लिखे जाते हैं और प्रसारित हो जाते हैं, लेकिन पुस्तक रूप में आने से आप इस स्क्रिप्ट को देख सकते हैं, कैसे इसमें ध्वनियों को अलग करने का मैंने प्रयास किया है, किस तरह से पात्रों को मैंने अलग अलग तरह से स्थापित करने का प्रयास किया है। ये सब बातें रेडियो नाटक लेखन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इससे पहले कि मैं आज की इस कड़ी को प्रारंभ करूं, मैं अपने कुछ ऐसे शुभ चिंतकों और मित्रों और साथियों के नाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो मेरा उत्साहवर्धन लगातार कर रहे हैं। इसमें हमारे बहुत अजीज विनय वर्मा जी जो मऊ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वे मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। मेरी विद्यार्थी जो एमए में विद्यार्थी थी अलका राठी, उनकी तरफ से भी मुझे उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिलती है। और आराध्य कसेरा जो श्रीराम कॉलेज में मेरे विद्यार्थी रहे हैं और बहुत अद्भुत विद्यार्थी, अमेरिका में 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे भारत आए और उन्होंने हिंदी विकल्प को चुना, जबकि हमारे सामान्य विद्यार्थी हिंदी विकल्प नहीं चुनते हैं, और बहुत परिश्रम करके उन्होंने हिंदी को सीखा है। वे भी इन कड़ियों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जय उपाध्याय हैं, प्रेम कुमार मेरे विद्यार्थी हैं, शोभा जीना और मेनका यदुवंशी भी मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। लेडी श्रीराम कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका डॉक्टर प्रीति प्रकाश प्रजापति जो बहुत अच्छी संगीतकार हैं, निराला जी की छंद मुक्त कविताओं को उन्होंने लयबद्ध करके संगीतबद्ध करके गाया है, प्रस्तुति दी है इंडिया हैबिटेट सेंटर में, उनका भी मुझे लगातार अच्छा सकारात्मक सुझावात्मक संदेश मिलते रहते हैं। और हमारे डॉक्टर राकेश पुरी जो मूलतः दंत विशेषज्ञ हैं, दंत चिकित्सक हैं, डेंटिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त अपने विशेषज्ञ हैं, लेकिन संगीत में उनकी बहुत अच्छी रुचि है और वे बहुत अच्छे गायन के माध्यम से बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, कविता से भी उनका लगाव है, वे भी मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। और हमारे बहुत प्रिय डॉक्टर संजय शर्मा जो स्वयं एक बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और विशेषज्ञ हैं, जो जांच आदि को एनालिसिस किया जाता है, लेकिन उनका संगीत में, गायन में, कविता में बहुत रुचि है। कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं, बहुत मार्मिक कविताएं उन्होंने कोरोना काल में लिखी हैं। तो ऐसे डॉक्टर संजय शर्मा जी का भी मुझे उत्साहवर्धक संदेश मिलता रहता है। इन सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस माध्यम से, इस मंच से। और अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं रेडियो धारावाहिक विरासत की पहली कड़ी का दूसरा भाग। अभी तक हमने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के मार्च महीने के आसपास अपने घर में आए हैं और योजना बना रहे हैं कि छुट्टियों में कहाँ जाएंगे
और उसी संदर्भ में कैलेंडर की बात आती है। और कैलेंडर की बात आते आते उनको मन में विचार उठते हैं कि कैलेंडर किसने बनाया, तारीखें किसने तय की, किस महीने में कितने दिन होंगे, कौन तय करता है। इस तरह के अनेक प्रश्न उनके मन में थे। इन प्रश्नों के उत्तर जब उनको माता पिता से संतोषजनक नहीं मिल पाए, क्योंकि उनके पास समय नहीं था, तो उन्हें दादाजी का ख्याल आया और वे दादाजी के पास मिलने जा रहे हैं दोनों बच्चे। इसी बीच दरवाजे पर घंटी बजती है। ट्रिन 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 ट्रिन। दादाजी, देखना नीलेश बेटा, बाहर कौन आया है। नीलेश, अभी देखता हूँ दादाजी। नीलेश के दूर जाने का स्वर। इस तरह के संकेत इसमें दिए जाते हैं जैसे नाटक में दिए जाते हैं। यहाँ पर हमें स्वर कहाँ से किस तरह के लेने हैं, ये निर्देश देने होते हैं। नीलेश दूर से ऊंची आवाज में, दरवाजे तक गया है इसलिए दूर से आवाज आएगी और ऊंची आवाज बोल रहा है, कौन है। परमिंदर बाहर से, ओ भाई दरवाजा भी खोल, हम हैं तेरे दोस्त। दरवाजा खुलने की आवाज। तो ये सारी बातें बीच में रेडियो नाटक में लिखनी होती हैं और मैं यहाँ पर आगे इस तरह की बोलूंगा नहीं, मैं केवल संकेत दे रहा हूँ। और ये सारी बातें जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये आवाजें वहां पर सुनाई देती हैं। नीलेश, आओ दोस्तों आओ, चलिए नीलेश जी क्रिकेट खेलने चलते हैं। मेरे महापंडित यार ऋषभ, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अभी तो दादाजी कैलेंडर की कहानी सुनाने वाले हैं। अयो जी, कैलेंडर की कहानी। हाँ रामन, उसी कैलेंडर की कहानी जिसमें हम हर रोज दिन और तारीख देखते हैं। वही तो मैं कह रहा था, लेकिन दादाजी को कैलेंडर के बारे में क्या मालूम। दादाजी दरवाजे के पास आकर मुस्कुराते हैं, हाँ भाई, बूढ़ा हो गया हूँ, तुम लोगों की तरह बुद्धिमान तो मैं हूँ नहीं। तन्मय अपनी गलती महसूस करते, नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था, नहीं दादाजी ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो कह रहा था कि। परमिंदर, दादाजी तन्मय की बात का बुरा ना मानना, ये तो बिल्कुल बुद्धू है, आप हमें कैलेंडर की कहानी सुनाओ। तन्मय, वही तो मैं कह रहा था दादाजी कि परमिंदर बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर आप कैलेंडर की कहानी नहीं सुनाएंगे तो मैं मानूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह क्या कम है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। कहा भी गया है, अपनी गलती मानकर पश्चाताप करने वाला महान होता है। ठीक है, अंदर आ जाओ, सब अपनी अपनी कुर्सी खींच लो और पास आकर बैठो। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हें कैलेंडर के बारे में क्या मालूम है। रामन, दादाजी हमको मालूम है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं जी। एक महीने में लगभग 4.5 सप्ताह और एक सप्ताह में 7 दिन होते जी। परमिंदर बोलता है, एक दिन 24 घंटे का होता है जी, और मगर ये नहीं पता कि ये सब होता क्यों है। सौम्या, पिताजी कह रहे थे कि अंग्रेजों ने ही सब बनाया है, उन्होंने ही कह दिया होगा कि सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं, इसलिए हो गए सप्ताह में 7 दिन। क्यों दादाजी, यही बात है ना। दादाजी, नहीं, तुम्हारी बात पूरी तरह से ठीक नहीं है सौम्या। भारतीय कैलेंडर में जिसे पंचांग कहते हैं, दिन, सप्ताह और महीने ग्रह, नक्षत्रों आदि की गति के आधार पर निश्चित किए गए थे, इसीलिए वे सबसे अधिक वैज्ञानिक एवं सटीक हैं। किंतु जिस कैलेंडर का उपयोग तुम लोग कर रहे हो, उसके निर्माण के पीछे बड़ी रोचक कहानी है। अय्यो जी, हम भी सुनेंगे ये रोचक कहानी। अच्छा तो सुनो, तुम सब सुनो। काल चक्र को 7-7 दिनों के खंडों में बांटने की परंपरा विश्व के अधिकांश देशों में प्रारंभ से रही है। इसके पीछे संभवतः उनकी मुख्य धारणा यह रही है कि ब्रह्मांड में स्थित तारों के अतिरिक्त 7 स्थूल सचल ग्रह भी हैं। 7 स्थूल सचल ग्रह, पर हमने तो 9 ग्रह पढ़े हैं। अयो रामा, परमिंदर तुम तो बिल्कुल बुद्धू जी। दादाजी प्रारंभिक दौर की बात बता रहे जी। रामन, तूने मैनू बुद्धू कहा, तू बड़ा होशियार है। अयो जी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बड़ी जल्दी बुरा मान जाते जी। रामन बेटा, कभी मजाक में भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे दूसरे का दिल दुखे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं। ईसाई मत के अनुसार ईश्वर ने 6 दिनों तक इस विश्व की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए सप्ताह में 1 दिन अवकाश की परंपरा चल पड़ी। सौम्या, ये तो बड़ी मजेदार बात है।
दादाजी, हमारी मैडम कह रही थी कि यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ सूरज भी कभी कभी निकलता है। जिस दिन सूरज निकलता है उस दिन को सन डे यानी सूर्य का दिन कहते हैं, और धूप निकलने की खुशी में सब लोग मौज मस्ती करते। उस दिन काम की छुट्टी होती। ऋषभ, इस प्रकार तो हमारे देश में तो प्रतिदिन ही अवकाश हो, क्योंकि भारत में तो प्रतिदिन सूर्य उदय होता है। तो हुआ ना, एवरी डे इज संडे। सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। दादाजी, ऋषभ, सौम्या ने ठीक कहा। बहुत पुराने समय में संडे सूरज निकलने वाले दिन को ही कहते थे। इन 7 दिनों के नाम अलग अलग देशों में अपने अपने देवताओं या ग्रहों के नाम पर रखे गए। नीलेश, दादाजी, भारत में सप्ताह के 7 दिनों के नाम किस आधार पर रखे गए? नीलेश बेटा, भारत में सप्ताह के 7 दिनों के नाम मुख्य ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। ये हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार। सूर्य को सौर मंडल का राजा माना गया, अतः सप्ताह का प्रथम दिन रविवार है। दादाजी, रविवार नू कुछ लोग इतवार भी कहते हैं। ये इतवार क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है तुमने परमिंदर। तुम्हें पता ही होगा कि सूर्य का दूसरा नाम है आदित्य। आदित्य अर्थात सूर्य का वार होगा आदित्यवार। इसी आदित्यवार को बोलचाल में सरल करके इतवार कहने लग गए। अच्छा, इतवार शब्द का अर्थ आदित्यवार है। वही तो मैं कह रहा था कि यह तो मुझे पता ही नहीं था। हमें भी नहीं पता था दादाजी। ट्रिन 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 ट्रिन, लो बज गई टेलीफोन की घंटी। नीलेश बेटा, जरा देखना तो किसका फोन है। जी दादाजी। नीलेश का जाना, टेलीफोन उठाना, बात करना। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ जी जी नमस्कार, मैं अभी दादाजी को बुलाता हूँ। दादाजी, आपका फोन है, सक्सेना अंकल हैं। अच्छा, आ रहा हूँ। दादाजी का जाना, दृश्य परिवर्तन सूचक संगीत बीच में आएगा। टन 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 टन। परमिंदर, बहुत मजा आ रहा है ना रामन? अय्यो राम, नीलेश के दादाजी तो ज्ञान का भंडार हैं जी। और दोस्तों, कैसा लग रहा है? हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वास्तविक पढ़ाई यही है जो किसी कक्षा में नहीं पढ़ाई जाती। भैया, काश मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं उसमें बैठकर हजारों साल पीछे के समय में चली जाती। दादाजी के आने की आवाज, सब बच्चे चुप रहे थे। हाँ, तो बच्चों, कहाँ तक पहुंची थी हमारी कहानी की रेल? दादाजी, आप 7 दिनों के नाम के बारे में बता चुके थे। वही तो मैं कह रहा था। ये कहना तो भूल ही गए तन्मय जी। हाँ, मैं कहाँ बोलता हूँ, वही तो मैं कह रहा था। परमिंदर, लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। दरअसल तुम दूसरे की बात ध्यान से नहीं सुनते। वही तो मैं कह रहा था कि तुम्हारी ये आदत ठीक नहीं है। सब हंस पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, आगे सुनो। प्राचीन युग में विभिन्न देशों में माह और वर्ष का निर्धारण भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया था। माह और वर्ष का आधार कहीं मौसम होता था, कहीं अन्य कोई प्राकृतिक घटना, कहीं विशेष प्रकार की फसल या विशेष प्रकार के पक्षियों का आगमन या किसी महापुरुष का जन्म आदि होता था। अच्छा, वह कैसे दादाजी? हाँ ऋषभ, ईसा मसीह के जन्म पर आधारित ईसाई कैलेंडर का निर्माण किया गया। इसे बाइबल की विभिन्न कथाओं के आधार पर तैयार किया गया था, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इसके तथ्य प्रामाणिक न होने के कारण इसे मान्यता नहीं मिली। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के उपरांत बौद्धों ने बुद्ध पंचांग शुरू किया था। ये निर्वाण क्या होता है जी दादाजी? रामन बेटा, निर्वाण का अर्थ है मृत्यु। बुद्ध पंचांग श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, चीन, जापान, कोरिया आदि बौद्ध देशों में आज भी प्रचलित है। भारत में इसका प्रचलन खास नहीं है। मैंने एक बार हिजरी संवत के बारे में पढ़ा था। वही तो मैं कह रहा था कि इस नाम का भी कोई संवत होता है क्या दादाजी? हाँ तन्मय, हिजरी संवत मुसलमानों ने 622 ईस्वी में उस समय शुरू किया जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। मुस्लिम देशों में अधिकांशतः इसी कैलेंडर को अपनाया जाता है। मिस्र के लोगों ने चमकीले ब्याध नक्षत्र और उसके साथ नील नदी में आने वाली बाढ़ के आधार पर अपना कैलेंडर बनाया था। दादाजी, भारत में कौन कौन से कैलेंडर प्रचलित थे? हाँ, भारत में तो ज्ञान की बहुत प्राचीन परंपरा है। इस देश में समय समय पर अनेक कैलेंडर प्रचलित हुए, जैसे
सृष्टि संवत, सप्तऋषि संवत, कलियुग संवत, बुद्ध संवत, वीर संवत, मौर्य संवत, विक्रमी संवत, शक संवत आदि। अयो, इतने कैलेंडर! वही तो मैं कह रहा था कि हमारा देश किसी से कम नहीं। क्या अब भी भारत में इनमें से कोई कैलेंडर प्रचलित है? हाँ हाँ, हमारे देश में 3 प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जो कहीं कहीं सरकारी तौर पर प्रयोग किया जाता है। हिंदुओं के व्रत, त्योहार, शादी, मुहूर्त आदि के लिए विक्रमी संवत भारत में प्रचलित है। और वैसे जनवरी फरवरी वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर भी भारत में बहुत लोकप्रिय है। जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर किस देश ने तथा कब से शुरू किया दादाजी? जनवरी फरवरी वाले कैलेंडर की भी बड़ी रोचक कहानी है, मगर इसे मैं आज नहीं सुनाऊंगा। नहीं नहीं दादाजी, हम तो आज ही सुनेंगे। ठीक है दादाजी, आप आज इस कहानी को प्रारंभ कर दीजिए, शेष कहानी हम बाद में सुन लेंगे। अच्छा भाई, अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो मैं भी सुना दूंगा थोड़ी देर। दादाजी जिंदाबाद, दादाजी जिंदाबाद। बाहर से मौसमी के जूस वाले की आवाज आई। जूस पियो जूस, मौसमी का ताजा जूस। लीजिए दादाजी, जूस वाले अंकल भी आ गए। मैं भी आपके और दादी जी के लिए जूस बनवा कर लाता हूँ। टन टन टन। अंकल जरा गिलास थोड़ा ठीक से धोइए, और हाँ, नमक रोज की तरह कम ही डालना। जूस निकालने गिलास में डालने के बाद लाओ, पकड़ा दो मुझे दोनों गिलास। हाँ, ऐसे। लीजिए दादाजी, जूस पीजिए। अब आएगी कहानी सुनाने के लिए नई ताकत। मैं अभी दादी जी को उनका गिलास देकर आता हूँ। मेरे आने तक शुरू मत कीजिएगा कहानी। हाँ हाँ, तब तक मैं जूस पी लेता हूँ। जूस पीने और गिलास मेज पे रखने की आवाज, तो बीच बीच में आवाजें इन सब कामों की आएंगी। वापस आकर मैं आ गया, अब शुरू कीजिए दादाजी। हाँ तो बच्चों, अब शुरू करते हैं जनवरी फरवरी वाले यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर की कहानी। जी दादाजी। रोमन सम्राट रोम्यूलस ने अपने राज्य में काल गणना के लिए कैलेंडर बनाया, जिसमें वर्ष में सिर्फ 10 महीने ही होते थे। जनवरी और फरवरी के महीने उसमें थे ही नहीं। वर्ष का आरंभ मार्च से होता था और अंत दिसंबर से। अयो, केवल 10 महीने जी, जनवरी फरवरी फिर कैसे आए? हाँ रामन बेटा, बाद में सम्राट पॉम्पिलस ने उसमें जनवरी और फरवरी को जोड़ा, लेकिन दिसंबर के बाद। इस तरह जनवरी और फरवरी वर्ष के 11वें और 12वें महीने माने गए। इस कैलेंडर का मौसम से कोई संबंध नहीं था। इस तरह बहुत समय तक हिंदी कैलेंडर की तरह मार्च से ही नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती रही। फिर ये जनवरी महीना पहले कैसे हो गया दादाजी? हुआ दरअसल यूं कि जब जूलियस सीजर सिंहासन पर बैठा तो उसने जनवरी को वर्ष का पहला महीना घोषित कर दिया। पर उसने ऐसा करया क्यों दादाजी? क्योंकि उसका राज्याभिषेक जनवरी महीने में हुआ था ना। वही तो मैं कह रहा था दादाजी कि जूलियस सीजर ने अपने जन्मदिन पर कुछ नहीं किया क्या? क्या मतलब? जन्मदिन पर क्या करना था? नीलेश, मेरे कहने का मतलब है कि जन्मदिन पर भी कैलेंडर में कुछ छेड़छाड़ की हो। अरे तन्मय, तुमने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। क्या दादाजी? जैसा कि तन्मय ने कहा, जूलियस सीजर ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए कैलेंडर में छेड़छाड़ की। शुरू में वर्ष के 5वें महीने का नाम क्विंटिलस था। जब जनवरी फरवरी को शुरू में जोड़ दिया तो क्विंटिलस 7वां महीना हो गया। इसी 7वें महीने में जूलियस सीजर का जन्म हुआ था, इसलिए उसने इस महीने का नाम क्विंटिलिस की जगह पर जुलाई रख दिया, ताकि सब लोग उसके जन्मदिन वाले महीने को उसके नाम से जोड़कर याद रखें। दादाजी, ये जूलियस सीजर वैसे तो बड़ा महान माना जाता है, परंतु उसने खुद को महान बनाने के लिए बड़े ओछे हथकंडे अपनाए। अरे अभी तो और भी बहुत सी मजेदार बातें हैं इस कैलेंडर की कहानी में, मगर आज आगे नहीं सुनाऊंगा। इतनी देर से बोलते बोलते थक गया हूं। इस कहानी को मैं अगली बार सुनाऊंगा। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल ठीक दादाजी। अब हम बाहर खेलने जाएं दादाजी? हाँ हाँ, अब शाम हो गई है, बाहर खेलने के लिए बड़ा अच्छा मौसम है। तुम खेलने जाओ, मगर जरा ध्यान से खेलना, किसी को चोट ना लगे। और हाँ, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं।
जी दादाजी। बच्चों के भागने का स्वर, दादाजी की हंसी। इसके साथ ये कड़ी खत्म होती है, समापन गीत आता है। सब बच्चों के स्वर में आएगा ये, और ये हर कड़ी के अंत में आएगा। सचमुच अद्भुत ज्ञान भरा है इस धरोहर में, आंखें खुल गई जब नहाए इस ज्ञान सरोवर में। सचमुच अद्भुत ज्ञान भरा है इस धरोहर में, आंखें खुल गई जब नहाए इस ज्ञान सरोवर में। हम जागे हैं, सब जागे हैं, भारत को जगाएंगे, अपने अतीत की इस थाती को हम अपनाएंगे, इस अमूल्य विरासत को कभी ना बिसराएंगे, इस अमूल्य विरासत को कभी ना बिसराएंगे, इस अमूल्य विरासत को कभी ना बिसराएंगे। टन 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 टन। सूत्रधार आ जाते हैं भानु। बोली रश्मि, कुछ आई बात समझ में? है क्या बात है भानु, दादाजी ने तो कमाल कर दिया, इतनी बढ़िया बातें और इतने रोचक अंदाज में। तो अब तुम अपनी घड़ी ठीक कर लो, हमारे जाने का समय हो गया। फिर मिलेंगे विरासत की अगली कड़ी लेकर। हाँ जी, क्या बात है। तब तक के लिए नमस्कार। इस तरह से ये एक कड़ी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। ऐसी इसमें 13 कड़ियां हैं, जिनमें 4 कड़ियों में ये कैलेंडर की कहानी चलती है, 8 कड़ियों में भारत के राष्ट्रीय, प्रादेशिक और धार्मिक त्योहारों का वर्णन है, और उसके बाद 13वीं कड़ी में भारत में प्रचलित कुछ लिपियों का उल्लेख दादी जी करती हैं, और वहाँ दादी जी इस तरह बच्चों को सारी बातें समझाती हैं। और जो त्योहारों की जब बात आती है तो उनको 3 तरीकों से 3 त्योहारों को अलग अलग वर्णित किया है मैंने। एक त्योहार में हमने दिखाया है कि विदेश से कुछ बच्चे आए हैं, उनको भारत भ्रमण करवा रहे हैं। दूसरे में एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें अलग अलग बच्चे अलग अलग त्योहार के बारे में बता रहे हैं। और तीसरे में कुछ मित्र अपने परिवार को साथ लेकर के प्रगति मैदान नई दिल्ली स्थित विश्व व्यापार मेले में घूमने गए हैं, और वहाँ अलग अलग राज्यों के मंडप हैं, उनके बारे में वहाँ वे त्योहारों की जानकारी देते हैं। तो इस तरह रोचकता बनाने का प्रयास किया है, इसमें विविधता लाने का प्रयास किया है। और रेडियो नाटक में बहुत सी बातें ध्वनियों के द्वारा कहनी होती हैं, अभिनय भी ध्वनियों के माध्यम से ही व्यक्त करना होता है। ये सारी बातें आप इस नाटक में देख सकते हैं, जिसका नाम है विरासत। और यह नाटक रेडियो नाटक है, धारावाहिक है, और 13 कड़ियाँ इसमें हैं, और ये रेडियो पर प्रसारित हो चुका है आज से लगभग 15 साल पहले, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, जो मुझे बहुत परेशान करती है आज। और इसको पुस्तक के रूप में ये पुस्तक अभी भी उपलब्ध है www.nationsbook.in पर। तो आप चाहें तो इस पुस्तक को 180 रुपये का केवल इसका मूल्य है, 260 पेज की पुस्तक है, किताब घर से प्रकाशित हुई है। तो आप इस पुस्तक को खरीद करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ आज की यह कड़ी यहाँ समाप्त करता हूँ। तो देखते रहिए साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। नमस्कार।